अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, विफाक में तो हमने देखा कि कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद PDM का अगला टारगेट यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करवाना है, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर PDM की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी साहब को लाया जा रहा है चेयरमैन सेनेट के लिए। अब जाहिर है बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी, देखना ये है कि किसका पलड़ा इसमें भारी होगा। इसके साथ साथ दूसरी जानिब नाज़रीन हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं। PDM की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मुलाकात भी की गई चौधरी बरादरान से, और इस हवाले से हमने देखा कि ताउन भी मांगा गया। इसके साथ साथ नाज़रीन अब पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ होने जा रहा है। अगले कुछ दिन ज़ाहिर है इस हवाले से बड़े अहम होंगे। प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीरियाकार मुबशिर बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। एहतशाम साहब, ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया गया है चेयरमैन सेनेट का जो PDM की तरफ से उम्मीदवार हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी साहब हैं। ज़ाहिर है नंबर गेम को देखा जाए तो यहाँ भी सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। तो क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? सोनिया, वो क्रिकेट की ज़ुबान में कहते हैं एक सुपर ओवर होता है, उसमें सुपर ओवर हुआ और उसमें पहली नो बॉल जो कराई गई हफीज शेख की सूरत में बड़ी ज़बरदस्त फ्री हिट अपोजिशन को मिली। हाँ। अब सादिक संजरानी की सूरत में फ्री हिट मिलती है कि नहीं मिलती, ये देखने वाला सवाल है। हाँ। लेकिन सोनिया देखें, अहम बात है कि क्राइसिस जारी है। वज़ीर आज़म ख़तरनाक जोन से भी बाहर नहीं निकले। ये ठीक है कि एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया, लेकिन वो जो असाब पे सवार था उनका इलेक्शन, ये हफीज शेख वाला, अब वो किसी हद तक उससे बाहर निकलने में उनको मदद तो मिली होगी डेफिनेटली। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो हुकूमत के लिए ठीक होती नज़र नहीं आ रही। देखिए, दयानतदारी से मेरा ख्याल है चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब इनिशिएटिव PDM के पास है। पहले देखिए एक सूरत हाल और थी, अब बाजार लगता है कि हर आने वाले दिन में ओपोजिशन जो है ना वो इनिशिएटिव लेती है और वो रिएक्ट नहीं करती, वो एक्ट करती है। हुकूमत रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। दबाव में जो है ना हुकूमत आ रही है और फिर इसके बाद ठीक है, आप हाई मार्क ग्राउंड पे अपनी जगह मौजूद हैं। आपने पिछली दफ़ा भी सेनेट के 2018 के इलेक्शन में 20 लोगों को निकाला था। अब ये आपके 16 लोग हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते आप, लेकिन वो निकालेंगे, हुकूमत आपकी चली जाएगी। क्या अफोर्ड कर सकते हैं सियासी तौर पे? ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में सोनिया, जो इस वक्त बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर के लिए टेस्ट है ना, वो एक थे कि अलाइज किस हद तक इनके साथ रहते हैं, और दूसरा अलाइज जो इनसे मांग रहे हैं उनको क्या कुछ मिलेगा। वो अभी भी आप देख लें माजरत के साथ वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे MQM है, चाहे PMLQ है, चाहे आप देख लें GDA वाले हैं। उनका तो पीर पगाड़ा साहब हार गए हैं, वो अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बाप वाले किस हद तक हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब नंबर गेम में तो सादिक संजरानी जो है ना वो पीछे लगते हैं। अब मेरा ख्याल है 1-2 वोट भी इधर उधर होते हैं, जो भी ले लेता है फिर वो बात होगी कि जी खरीदो फरोख्त जारी रही। क्या हुआ? ये बड़ा तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए ये कड़ा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ इसी बात को लेकर आऊंगी मुबशिर बुखारी साहब। सेनेट इंतखाबात में तो हमने देखा कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं थे, फिर भी यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, तो अगर यहाँ सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा? हाई मॉरल ग्राउंड की जो बातें हो रही हैं, यहाँ भी फिर यही सूरत हाल होगी। देखिए, बड़ी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है सेनेट के इलेक्शन की। ये सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन है, एक वक्त में इनके पास पीपल्स पार्टी का और PTI का एतमाद, फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्हीं के खिलाफ मीर हासिल बदिंजो लड़े और 64 लोगों ने नो कॉन्फिडेंस वैसे मोशन मूव करते हुए 64 की प्रेजेंस शो हुई। लेकिन क्या हुआ, हासिल बदिंजो साहब हार गए, चूंकि PMLN और पीपल्स पार्टी के अपने अरकान ही जो है वो बिट्रे कर गए उन्हें, और उस वक्त उनके इलेक्शन को बड़ा लेजिटिमेट इलेक्शन जो है PTI की तरफ से डिक्लेयर किया गया। अभी भी वजारत तो नंबर गेम PDM के पास बहुत अच्छा है और ये लगता है कि गिलानी साहब जीत जाएंगे। लेकिन इनमें वो लोग शामिल हैं इसी सेनेट में अभी जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को हासिल बदिंजो के खिलाफ वोट दिया था, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। चैलेंज है PDM के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए।
पीडीएम के लिए चैलेंज ये है कि इस दफे क्या गारंटी है कि वो लोग बिट्रे नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो गिलानी साहब हो जाएंगे। और अगर वो बिट्रे कर गए और सादिक संजरानी साहब जीत गए तो खान साहब जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं, उनका सादिक संजरानी साहब की जीत के बाद क्या रवैया रिएक्शन होगा, क्या वो इस इलेक्शन को फेयर समझेंगे, फेयर एंड फ्री समझेंगे? सो एक अजीबोगरीब सी जो खिचड़ी है वो पकी हुई है सेनेट के इलेक्शन को लेके। लेकिन बाजार मुझे ये लगता है कि गिलानी साहब चूंकि खुद भी मंझे हुए हैं और उन्हें पता है कि कहाँ पे कौन से लूप होल्स हैं, उनको कैसे गैप्स को फिल करना है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जीत जाए। गिलानी का पलड़ा भारी देख रहे हैं। अदील, आपको क्या लगता है? एक तो ये बताएगा कि आप क्या देख रहे हैं, सूरत हाल क्या बनने जा रही है आगे। दूसरा, ये जो नंबर गेम की अभी बात चल रही है, सादिक संजरानी साहब आप जीत लेते हैं तो फिर दोबारा से आपको लगता है कि तनकीद फिर गवर्नमेंट पर भी होगी, जब ये हाई मॉरल ग्राउंड की अभी बात कर रहे हैं? असल में इस मरतबा सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सूरत हाल इसलिए दिलचस्प है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो फैसले में अहम किरदार अदा करेंगी। बड़ी पार्टियां इसमें जो हैं, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 20 सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 18 नशिस्तें हैं, JUI के पास 5 हैं, लेकिन जो ANP है उनके पास 2-2 हैं और 2 आज़ाद अरकान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, जबकि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जो 4 अरकान हैं वो हमारे साथ हैं आज़ाद। तो यूं 6 के करीब आज़ाद जो अरकान हैं उनमें से हर कोई क्लेम कर रहा है कि ये हमारे साथ हैं। तो यूं जो नंबर बन रहा है वो हुकूमत के नंबर जो बन रहे हैं इस वक्त तक वो 47-48 के करीब बनते हैं, जबकि जो बाकी नंबर्स बनते हैं 52, कोई 51 वो बनते हैं अपोजिशन के। लेकिन हुकूमत भी ये क्लेम कर रही है जी कि हम अक्सरियत तक पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे नंबर्स कम हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आज़ाद भी हमारे साथ हैं। तो इसमें जो छोटी पार्टियां हैं असल में किरदार वो अदा करेंगी, और इसमें जमात इस्लामी जो है उसकी जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया, एक उनके पास नशिस्त है। तो यहां पर जो मार्जिन है वो 47 और 52 का अभी तक जो सामने आ रहा है, तो 2 सीटें आज़ाद अरकान की हों, चाहे ANP के साथ बातचीत हो, तो जब 2 या 3 मूव करेंगी तो सूरत हाल ज़ाहिर है बदल जाएगी। तो उसमें जो हुकूमत का जो नैरेटिव है वो तो बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आपकी जो जितनी नशिस्तें बनती हैं उन नशिस्तों से ज्यादा अगर आप ले लेते हैं तो इसका मतलब है या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या वोट खरीदे गए हैं। लेकिन यहां पर इसलिए आजाद अरकान की अहमियत जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि वो वोट देने के हवाले से फिर पार्टी पॉलिसी के जो डायरेक्शन है उसके बाउंड भी नहीं है। तो इसमें आजाद अरकान और जो छोटी पार्टियां हैं उनका किरदार बड़ा अहम होगा। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है पंजाब के अंदर, जी मुबशिर बुखारी साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये करना चाहता हूं कि आजाद अरकान भी आप अगर हुकूमत को दे दें तो 49 पे जाते हैं, और फिर भी जो है 51 की जो है पीडीएम की अपनी स्ट्रेंथ ANP को शामिल अगर आप कर लें तो वो 51 की बनती है। तो बात वही कि 49 पे भी हुकूमत का वो नहीं आता, और यकीनी तौर पे उन्हें पीडीएम के अंदर ही डेंट डालना पड़ेगा। तो मेरा चल रहा है वो बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि भारी नजर आ रहा है। मॉरल हाई ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, कल को अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, पीडीएम में डेंट डाल के उनके 2-3 वोट ले लेते हैं, तो वो मॉरल हाई ग्राउंड कहां पे खड़ी होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे लिए रहेगा। चूंकि मेरा ख्याल है कि ये जो फलसफा है ये भी नजरिया है, जरूरत के तहत कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हुए हैं या नहीं हुए। सवाल ये है जब कि पीडीएम फिर किस बुनियाद पर तनकीद करेगी? वो तो कहते रहे सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, वो तो कहते रहे वो तो उससे पहले होने वाले तमाम अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इन पे क्रिटिसिज्म कौन करेगा? इस पे कौन इनको तनकीद का निशाना कौन बनाएगा? चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो वो कहते हैं ना कि अगर चेयरमैन सेनेट का भी आपने ओपन बैलेटिंग करनी है तो चेयरमैन सेनेट का भी ओपन बैलेट से किया जाए। एहतशाम साहब आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि अब जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन हुए और जिस तरीके से हफीज़ शेख साहब हारे हैं, उसके बाद से नज़रें लोगों की इसके ऊपर ही हैं। क्योंकि आप देख लें, अब जिस तरह पहले सीक्रेट बैलेट से हुआ
ये संजरानी साहब का भी वैसे ही होगा। हाँ। तो पहले भी अपोजिशन जो है ना, भले उन्होंने COD किया और भले उन्होंने 20 दफ़ा बातें की कि जी ओपन बैलेट हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए, वो नहीं रुकी। अब देखें सवाल इस वक्त बड़ा है कि अहम है कि हमारी सियासत में जो गलाजत आ गई है माजत के साथ, वो ये है कि जब आप किसी तरीके से भी आप जीत रहे हो तो फिर वो हाई मॉरल ग्राउंड तो हाई मॉरल ग्राउंड एहतशाम साहब माजद के साथ तभी होता है जब अपना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी देखा बात जिस तरीके से मरियम और बिलावल इसको डिफेंड करते हैं तो देख के अफसोस ही होता है कि भी ये नौजवान लोग हैं, ये आगे चल के क्या करेंगे। इनको अभी से अगर अपने वालिदैन की सियासत मिली है कि जी जो गलत काम करके ज़िंदगी गुजारनी है, मफादात हासिल करने हैं, तो बात नहीं रुकेगी। मेरा ख्याल है जी सारे क्राइसिस में दो चीज़ें अहम हैं जो फौरी तौर पे करनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास तब्दील क्या ऑप्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है ये वक्त है। देखिए परसेप्शन बिल्डिंग बहुत अहम होती है। अब भी इस क्राइसिस से निकलने के लिए, अपना परसेप्शन बेहतर करने के लिए 16 से पहले इन्हें बड़े बड़े फैसले करने चाहिए। देखिए ना, पंजाब में क़यादत का फुकदान है। पंजाब में तो वैसे बातें हो रही हैं बुज़दार साहब की उसका नाम तब्दील का, फिर राजा बशारत और बड़े चले उसको छोड़ें। अब अहम सवाल है कि आप बड़े फैसले करें। आप हमेशा कहते थे मैं 17 लोगों की वफाकी काबीना रखूंगा, आपके 52 लोग हैं, उसको जल्दी से आप कम करें। आपने कहा था यूनिवर्सिटी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में यूनिवर्सिटी में बदल दूंगा, वो नहीं हुआ। आपने कहा था जनूबी पंजाब को सूबा बनाऊंगा, वो दूर रहा, 2 अफसर मुकर्रर कर दिए कि वो तनख्वाहें लंबी लंबी ले रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे फैसले हैं जो करने वाले हैं। यू टर्न को तो छोड़ दें, हुकूमत की मजबूरी है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अब सारे मामले को सोनिया सियासी तौर पे डिफ्यूज़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। अभी देखना माजद के साथ जो उन्होंने तकरीर भी की है असम्बली के बाद, लोग यही कह रहे हैं कि जी वही रटी हुई तकरीर है, वही पुरानी तकरीर थी। नई बात सिवाय इसमें ये थी कि जो 1-2 बातें उन्होंने की थी वो नहीं थी उसमें, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, पहली मरतबा का, अदरवाइज़ चोरों को नहीं छोड़ूंगा। भाई खुदा का वास्ता है, ये काम आप नैब को करने दें, अपने ज़िम्मे ना लें। आप कहते नहीं है नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नैब एक आइन के जरिए बना था, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती जबकि बाई पार्टीजान इस पे लेजिस्लेशन ना हो। आप उसको उस पर छोड़ दें। जब आप कहते हैं नैब आज़ाद है, अपने तौर पे फैसले कर रहा है, तो आपका काम है कारकर्दगी दिखाना। कारकर्दगी में जो 2 अहम चीज़ें होती है ना, बार बार वो आती हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी महंगाई ये वो, चलें आप लोग इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये चीज़ें वो हैं कि लोगों को हांट कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। मेरा ख्याल है अगर इसमें बड़े बड़े फैसले हुकूमत 16 से पहले करती है, लोग कहेंगे चलें जी तब्दीली का अमल सही मानों में अब शुरू हो रहा है, हुकूमत वो 2.5 साल की उस रट से निकल रही है कि चोरों को नहीं छोड़ूंगा, और प्रोसेस में जो नुकसान हुकूमत को कारकर्दगी ना दिखाने का है वो भी दिखाने का हाउस पे सुना दिया, इत्तेहादियों ने भी सुना दिया कि आपको डिलीवर करना होगा। बिल्कुल शेख रशीद साहब जिस तरीके से बात की असेंबली के अंदर। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, मुझे मुख्तसर ब्रेक जा रहा है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये जो बात हो रही है पंजाब के अंदर जिस तरीके से इन हाउस तब्दीली की, आपको लगता है कि PDM कामयाब हो जाएगी पंजाब के अंदर? जिस तरीके से बुज़दार साहब को हटाने की बात हो रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। जी देखिए बात सिंपल सी है कि जब से बुज़दार साहब को PM बनाया गया, उसके बाद से हमने तो ये जाती तौर पे ऑब्जर्व किया है कि PTI के अपने अंदर भी उसके खिलाफ रिजेंटमेंट थी। वो रिजेंटमेंट को PDM कैश करवा सकती है। आपको याद होगा माजी में PMLN क्लेम करती रही कि जी बहुत सारे PTI के अरकान हमारे साथ इन कॉन्टेक्ट हैं। उसी तरह PTI ने भी कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। तो एक बात तो ये कि बुज़दार साहब हमेशा से वल्नरेबल पोजीशन में रहे हैं, इसलिए इमरान खान साहब को 3 माह बाद आके एक इंप्रेशन देना पड़ता था कि जी बुज़दार के पीछे मेरा कॉन्फिडेंस है और PTI वालों को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। एक बात हो गई है। दूसरी बात, इस सारी सूरत हाल में काबिनेट का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो चल रही है बातगश्त जो चल रही है राजा बशारत साहब की, आपने जैसे फरमाया, उसमें बड़ी मजे की बात है राजा बशारत साहब को तो अगर नॉमिनेट किया जाता है PTI की तरफ से भी या किसी और जमात की तरफ से भी, तो सबसे बड़े बेनिफिशरी चौधरी परवेज लाई होंगे, क्योंकि चौधरी परवेज लाई के एक वक्त में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन जो थे वो राजा बशारत साहब हुआ करते। अब आता हूँ मैं, ये डेवलपमेंट क्यों हुई? आपको याद होगा लाहौर में PTM की मीटिंग हुई और बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज ने, मतलब उस वक्त भी गालिबन मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, आसिफ जरदारी साहब ने
बाकायदा मियां नवाज शरीफ को परसुएट किया था कि अगर आपने हटाना है तो हमें पंजाब से शुरू करना चाहिए, इमरान खान साहब को हटाने की मुहिम, और पंजाब में पहले नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, उसके बाद हम सेंटर में लाएंगे। और यहाँ तक कन्विंस कर दिया था, यानी हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ एग्री कर गए थे कि अगर काबली को साथ मिलाना पड़े, और यहाँ तक कि काबली को अगर आप चीफ मिनिस्टरशिप भी दे दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो मेरा साथी ख्याल है कि उसी फॉर्मूला पे काम हो रहा है। अब चैलेंज है पीटीआई के लिए अगेन कि इतने एक्सपीरियंस हो गए एक तरफ, और अगर काफी उनके अब देखना ये है कि पीटीआई इस चैलेंज को कैसे लेकर चलती है, कैसे निकलती है इस चैलेंज से। अदील, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात तो हो रही है, तो नून लीग की जानिब से तो इससे पहले जब बात हो रही थी तो तब भी नून लीग की जानिब से कहा जाता नहीं, अभी आपको लगता है कि मना पाएगी पीपल्स पार्टी? देखें जी, सबसे पहले तो मुझे अब ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ या शरीफ खानदान ये चाहेगा कि बुज़दार साहब को हटा के उनके कंपेटिटर खानदान को पंजाब में हुकूमत दे दी जाए, जो सियासी तौर पर उनकी जड़ें हिला के रख दे। और जो परवेज लाई का जो दौर है इससे कबल गुजरा है, जो उन्होंने इकदाम किए हैं, 1122 की बात होती है, दीगर इकदाम की, हॉस्पिटल्स के इफ्तिताह की बात आती है, वो उनसे हजम नहीं हो रही। तो उनको ये सूट करता है कि उस्मान बुज़दार रहें, ठीक है, ये डिलीवर ना करें, 2 साल बाद एक्सपोज हो जाएंगे और उसके बाद लोग हमें याद करेंगे, और असल तो वो कहते हैं जी हमारा घर पंजाब है। तो वो क्या चौधरी खानदान, अगर परवेज लाई आए, वो तो वैसे ही अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, अगर राजा बिशारत भी आ जाएं तो क्या काफ लीग को पंजाब जो है वो ट्रे में रख के दे देंगे ताकि वो उनके लिए मुस्तकबिल में मसाइल पैदा करें? मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी जो बात किया करते थे, अपनी ये एग्रेसिव लाइन लेने से पहले वो कहते थे कि इनको वक्त पूरा करने दें। ये तो उनके केसेस बन गए, मरियम बाहर ना जा सकी और इनकी जमानतें मंसूख हो गई, इन पर प्रेशर आया, उन्होंने रिएक्ट इस अंदाज में करना शुरू कर दिया। मियां नवाज शरीफ तो पहले ये कहते थे कि इनको वक्त पूरा करने दें, वो ये समझते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उनको वक्त दिया जाए। देखिए अदील, लेकिन सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कोई पक्का दुश्मन नहीं, कोई पक्का दोस्त नहीं है, ये मफादात की। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, एहतशाम साहब, मुझे माजरत के साथ ये बात बताएं, क्या फायदा होगा शरीफ खानदान को, इसका क्या फायदा होगा कि परवेज लाई जो है वो, अगर मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा फायदा उनको क्या होगा। देखिए, भले शरीफ खानदान के इनके ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन आपको पता है कि पीटीआई जो है इमरान खान साहब अपना क्यू लीग के बारे में क्या कहा करते थे, परवेज लाई और चौधरी शुजात के बारे में सबसे बड़े डाकू कहते थे। आज उनकी, जिसको कहते हैं, उन्हीं की वजह से हुकूमत कायम है। देखिए, फिर बात आती है परसेप्शन की। अब लोग कहेंगे जी 2.5 साल से लोग कलप रहे हैं कि बुज़दार इज़ अ फेलियर, ही नीड्स टू बी चेंज। उनको तब्दील करने का मतलब है आपको बिठा दें, मुझे बिठा दें और चौधरी को बिठा दें, फौरी तौर पे जो है ना वो नुकसान हो। देखिए ना, अभी तक क्यों नहीं चेंज किया, इतनी देर लगा दी है कि लोग कहते हैं अब चेंज करेंगे तो पीटीआई को ज़्यादा नुकसान होगा, इतने ज़्यादा पावर सेंटर है, और ख़ास तौर पे चौधरी जो है। देखिए, चौधरी जो है ना आपको जगह जगह, अभी अब बाय द वे जिस तरीके से हमजा जाके मिले हैं चौधरी बरादरान को, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब को अच्छा लगा होगा? ठीक है, सियासत में कोई ना किसी को नहीं करता। वैसे तो आप देख लें कि वो बिलावल भी गए चौधरियों के पास वोट मांगने के लिए, इनके लिए अपना एमक्यूएम के पास भी गए। लेकिन अहम बात है कि इस स्टेज पे अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी बुज़दार को हटाने की बात हो रही है या जो भी है, उसको हटाया जाएगा तो आप बड़ा वाज़े तौर पे है। बिशारत को ले आए, टेक्निकली तो जो है ना राजा बिशारत तो पीटीआई का आदमी है, क्योंकि बल्ले पे वो जीते थे। आपको याद है उससे जो बहस हो रही थी, वो कह रहे थे कि भी हमने जितने टिकट देने थे दे दिए, इनको नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस तरह शेख रशीद के भांजे को भी आपने दिया टिकट, राशिद शफीक भी तो पीटीआई के टिकट पे जीता हुआ है ना, शेख रशीद अकेले जीते हुए अपनी पार्टी के सर पे। एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको, देखिए इस सारे मामले में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, मैं बार बार कहूँगा, जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में अदील 355 रुपये चिकन कभी नहीं हुआ, आज हाईएस्ट उस पर पहुँचा हुआ है। कोई सब्ज़ी आप देख लें 70-80 से कम नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल, बिजली, गैस, वो एक तूफ़ान रोज़ाना बॉम्बशेल है। आम आदमी जो है ना वो दिक और जिक हो चुका है, तो कोई शक नहीं है। मतलब अब देखें, आम आदमी को इससे दिलचस्पी नहीं है। फिर दोनों तरफ से के बयान जिस तरीके से आते हैं, तशद्दुद शुरू हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई। आम आदमी कहता है यार ठीक है, ये लड़ते मरते रहे, हमारे लिए क्या है। वो आम आदमी जो के लिए कोई सहूलत नहीं मिल रही, ये हुकूमत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए
बड़े बड़े फैसले करे और बुजदार को हटाया जाए और दूसरी तरफ महमूद खान को हटाया जाए। सही, केपी के ये दोनों लाइबिलिटी बन गए। जितनी जल्दी हटाएंगे अच्छा बंदा आएगा, मेरा ख्याल है वो लेकिन इस पे इरशाद साहब कुछ लोग कहते हैं कि शायद मॉडल ही है कि इस्लामाबाद से इन दोनों सूबों को चलाना था, तो उसके लिए यही सूटेबल लोग थे। नुकसान हुआ ना, नहीं चला ना। प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते जाके अगर वहां बैठ के चलाते रहे तो लोगों ने कहा यार उंगली पकड़ के चला रहे, नहीं चल रहा। आप देखें ना 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए अब तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, 5 IG तब्दील हुए कभी नहीं हुए, फिर 3 फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पे तब्दील हुए, रोजाना की बुनियाद पे ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ। लोग कहते हैं ये बंदा कहीं खड़े नहीं होता। अब ये भी तो परसेप्शन बनता है ना कि ये एक बंदा नाहल है या काबिलियत नहीं रखता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसका नुकसान पार्टी को हो रहा है, तो इसका फायदा तो डेफिनेटली ओपोजिशन वाले उठाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुबशर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से तो काफ़ी तनकीद भी होती रही है पार्टी के अपने अंदर से भी, अब उनकी तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से राजा बशारत साहब क्या बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? दूसरा सर इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है आगे क्या चैलेंजेस मजीद हैं? जिस तरह से परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सारे मामलात हैं, तनकीद हो रही है, फिर इत्तेहादियों के हवाले से भी खतरात हैं, तो क्या लगता है आगे चैलेंजेस क्या हैं हुकूमत के लिए? जी फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए यही है कि पंजाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इंटरनेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पे खौफ के हमारे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवा रही थी क्योंकि परफॉर्म नहीं किया। और वाज़ेह तौर पर जब इनके अपने थिंक टैंक या एजेंसी जो इन्हें रिपोर्ट देती है वो बताती है हम हार जाएंगे, उस वजह से सबसे बड़ा जमहूरी हक आवाम का वो ये कॉन्फिस्केट करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपने सर्वाइवल को यहाँ पे सस्टेनेबल कैसे बनाए, क्योंकि अगले इलेक्शन में भी जाना है। PTI ने राजा बशारत साहब की बात यह है कि अगर उन्हें ले जाते हैं तो PTI के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी और काफले के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि लड़े तो वाकई में वो PTI के लिए, लेकिन आज भी वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं चौधरी परवेज लाई का। और राजा बशारत साहब की मोहब्बत परवेज लाई साहब से ये है कि जब सब तकरीबन छोड़ के जा रहे थे तब तक वो काबली के साथ और चौधरी साहब के साथ डटे रहे, तो बड़े यानी उन्हें लॉयल कंसीडर किया जाता था चौधरी साहब का। तो आज भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। एहसास साहब ने बात की महंगाई की, मैं थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिवली बात कर लेता हूँ। आज ये हालात है, चलिए MPS को फंड नहीं आते थे, MNA को फंड नहीं दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इस वक्त पिछले 28 बरस में मेरा कैरियर है सहाफत का, मैंने इतनी वर्स्ट पुलिस की परफॉर्मेंस कभी भी पंजाब में नहीं देखी। और एक जुमला मुझे याद आया, अभी जिस तरीके से सरकारी अफसरों की तनख्वाह में या मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया गया था, कभी शायद ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि मार्च का हवाले से नोटिफिकेशन भी हो गया था लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी। अब इसका नहीं आप देख लें इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी देखिए वो तो अपनी जगह पे, लेकिन हाँ तो रिलीफ आवाम को किस तरह मिल रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर है? स्ट्रीट क्राइम इंतहाई बढ़े हुए हैं। और फिर अगेन मैं आऊंगा कि अपने लेजिस्लेटर्स के ऊपर या लीडर्स के ऊपर यकीन कीजिए, किसी MPA से कहें, वो कहते हैं यार एक चीज होती है, हम डेवलपमेंट फंड नहीं ला सके, हमने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, अच्छा ये छोड़िए। हमारे वोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो हम थाने कचहरी में उनका साथ दे लें। लेकिन यहाँ पे DPO की बात आप छोड़ते हैं, SP की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा SHO आपके काबू नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में बाकायदा तरीके से महसूस होता है इनके लेजिस्लेटर बातिल हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे एक टीम लीडर की जरूरत है, कैप्टन की जरूरत है, और अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो बिलीव मी लोकल इलेक्शन आएंगे या जनरल आएंगे, यहाँ से PTI वाइप आउट होता है। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन मुझे एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक ले मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद अदील में अब आपकी तरफ आऊँगी। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी तनकीद कर रही हैं, कल भी जिस तरह से वो बात कर रही थी कि इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट इसलिए हासिल किया कि एजेंसीज़ ने उन्हें सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ये भी बात की कि हमारे लोगों को अगवा किया गया, गन पॉइंट पर वोट लिया गया।
हमने देखा कि सेनेट इंतखाबात से कबल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से भी ये कहा गया था कि एजेंसीज तो न्यूट्रल हैं, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है, जहाँ हार गए वहाँ इल्ज़ामात, जहाँ जीत गए वहाँ न्यूट्रल है? मरियम जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो के इस तरह बार बार अटैक कर रही हैं और इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के हक में ये चीज़ जा रही है। एक माहौल मार्केट में बनना शुरू होता है, एक तासुर जो है वो फैलना शुरू होता है जी ये सच है झूठ है या जो भी है, लेकिन एक अपने लोगों के अंदर फिर इस तरह रिजेंटमेंट फैलती है जी अब तो ताकतवर हल्के भी पीछे हट गए। लेकिन मरियम नवाज इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद इस तासुर को खुद जाहिल करती हैं और इस सारे माहौल को ही बदल देती हैं। बहरहाल उनकी जानिब से जो ये स्टेटमेंट और उन्होंने कल इल्जाम भी लगाया, अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ सका, अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी। तो बार बार इस अंदाज में इदारों पर अटैक करना जो है ये अपना वो नुकसान कर रही हैं और इमरान खान को फायदा पहुंचा रही हैं। ठीक है एहतिशाम साहब, आपको क्या लगता है जहां पर हम देखते हैं कि जीत जाते हैं वहां पे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जहां पे हार जाते हैं वहां पे फिर दोबारा से वही इल्जामात, ये क्या स्ट्रैटेजी है? माजद के साथ सोनिया, अब थ्रू आउट अगर आप 32 साल की सियासत देख लें, ये पिछले 4 साल निकाल दें तो, या मुशर्रफ का पीरियड थोड़ा निकालें जब इनको टफ टाइम मिला था, बाकी तो थ्रू आउट आप देख लें कि जिस तरीके से एजेंसियाँ हों, अदारे हों, वो किस तरह बना के रखते थे। अब कोई भूल सकता है कि 6 साल का पीरियड था, 3 साल आर्मी चीफ रहे जनरल कियानी, फिर 3 साल उनकी एक्सटेंशन मिली, 11 मुलाकातें रातों को कौन किया करते थे? शबाशी साहब के साथ चक्री के चोई साहब जाया करते थे और मुलाकातें होती थी उनके लिए। वो तो ये ना कहें कि जी आज एजेंसियाँ, अगर देखा जाए दानेदारी के साथ, तो एजेंसियाँ हर हुकूमत के साथ होती हैं और हर हुकूमत को उनकी ज़रूरत होती है। आपको तो चलाया ही PMLN को उन्होंने था, डे 1 से चलाया था। आज भी आपके मुखालफिन आपकी कम से कम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी आपके हाथ साफ़ हैं, या वाक़तन आप जमहूरियत पसंद हैं, या वाक़तन आप चाहते हैं सही जमहूरी तौर पे अदारों को काम करना चाहिए। इस दफ़ा मौका नहीं मिला, आप लड़ाई अपनी इतनी दूर तक ले गए हैं कि अब आपको सॉरी करके वापस आने में दुश्वारियाँ हैं। कई मुकामात पे आपने देखा मरियम साहबा खामोश नहीं, पिछले दिनों आपने देखा नैरेटिव उन्होंने बदलने की कोशिश की, खामोश हो गई थी। अभी जिस तरीके से 11 लोग मुंतखब हुए हैं पंजाब में बगैर किसी इलेक्शन के, उन्होंने कहा इस पे मैं अब क्या कहूँ तो क्या कहूँ। भाई लोग समझ जाते हैं ना कि क्या कहूँ, किसने क्या किया, वहाँ तो आप खामोशी इख्तियार कर दें। मेरा अपना ख्याल है अदील कि ये एक तरीका होता है कि आप मजीद दबाव बढ़ाएं, मजीद दबाव बढ़ाएं, इतना दबाव बढ़ाएं कि उसके बाद वो कहेंगे जी ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं, या कोई बड़ी कंसेशन दें जो आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं आपको कि जी आप बाहर जाना चाहती हैं एक छोटी सी सर्जरी के हवाले से ताकि पक्का काम हो जाए, चली जाए। तो ये तो मेरे ख्याल बैटल ऑफ नर्व्स है, आप देखना पहले कौन गिरता है। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, आप भी जरा इस पर क्विकली कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि मकसद सिर्फ प्रेशर बढ़ाना ही है? यकीनी तौर पे शाम भाई की बात तो बिल्कुल ऑफिसर ठीक है कि एक ऐसी जमात जो हमेशा छतर छाया में रही और ताकतवर कुव्वतों के, और सडनली वो फिर उन्हें उस छतर छाया के महरूम भी कर दिया जाए, फिर उनको जेल में भी रखा जाए, तो महसूस तो होता है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो महरूमी ने महसूस हो रही है। इसलिए ही देखिए हमेशा से एक पार्टी को बहुत ज्यादा विक्टिम रही, का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आपको उस तरीके से शिकवा करती नजर नहीं आती। हालांकि देखा जाए तो हमने 2 डेकेड देखे हैं जब पूरी भरपूर हमारे खातर थी नवाज शरीफ को मुक्तिदरा कुव्वतों की, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को उस तरह की हमारे खातिर नहीं रही कभी भी, ये फैक्ट है। और ऐसी सूरत हाल में भी उन्होंने ये शिकवा इस लेवल का कभी नहीं किया। मुझे यकीन है कि बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ इस बात का कि इस बात को कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दरकार है, इसलिए वो फोकस किए बैठिंग में, और इसलिए कभी यहाँ पे चला जाता है, कभी वो यहाँ पे आ जाता है, कभी गायब हो सकता है। वो सिचुएशन के मुताबिक बिहारिया उभरता है, सिचुएशन के मुताबिक डूबता है। मेरा ख्याल है एक स्टैंड लेना चाहिए अगर अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनना है तो, वरना वो अपनी जाति को फ्लॉप करता है। मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपको क्या लगता है अब PDM की स्ट्रैटेजी क्या है? जाहिर है आज इजलास भी था, कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब के अंदर लाने की बातें हो रही, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पिंडी की तरफ मार्च किया जाएगा, ये नून लीग की तरफ से बातें हो रही। लेकिन पीपल्स पार्टी का हमने देखा कि बयानिया इस पूरी तहरीक को देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या करने जा रही है आगे PDM?
देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करनी जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंचे, क्योंकि सिस्टम के वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। और अभी भी जो ये कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ की जानिब से, और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इसको मुझे सिर्फ मार्च ही ना हो, इसको धरने में भी आगे कन्वर्ट किया जाए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना पहले इसको सपोर्ट किया, और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि ना अब इसको सपोर्ट करेगी। और इस सारी सूरत हाल में अगर किसी ने कुछ गेन किया है, और पीडीएम की 11 जमातों में वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। और जो नून लीग और नून लीग की क़यादत इतनी जो डेस्परेट हो जाती है, उसकी बड़ी वजह भी क्या है? अभी आप देख लें, हालिया जो कामयाबी पीडीएम को एक ही बड़ी कामयाबी अभी तक मिली है, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी की जीत हुई है, उसमें भी बेनिफिशियरी कौन है? उसमें भी बेनिफिशियरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर वो 12 मार्च को होने वाले इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट पीडीएम का आ जाता है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो उसकी वजह यह है, तो वो तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिससे कोई सिस्टम डीरेल हो, या जिसमें जब वो असम्बलियां तोड़ने की बात होती थी, जब वो रेजिग्नेशंस की बात आती थी, तो आज के इजलास में उन्होंने फिर उनको रियलाइज करवाया, देखें हम आपको नहीं कहते थे आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, हम आपको नहीं कहते थे आप सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें। तो अब जो पीपल्स पार्टी है अब वो डोमिनेट कर रही है, और उसके जो फैसले हैं। जी ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। अब ये तजादात तो जाहिर है पहले दिन से ही मौजूद थे, लेकिन अब जाहिर है जिस तरह से अदील ने भी बात की कि इस सारी तहरीक में हमने देखा कि जो गेन किया सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया। आगे आपको सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं आप पीडीएम के हवाले से? स्पेशली देखिए, एक चीज़ तो जिस तरह अदील बात कर रहे हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है, और एक अरसे से सामने भी है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इकट्ठे तो हुए हैं, कभी कभार बात भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। और ख़ास तौर पे जरदारी साहब बिलावल को ये बार बार ये कहते हैं। जब आपको याद है पिछले दिनों एक मूव चली थी, और जिसमें पंजाब से कहा गया था, एक कहा जाता है एक लॉलीपॉप दिया था मरियम साहबा ने बिलावल को कि हम आपको 20-22 सीटें वहाँ से दिलवा सकते हैं। और यही बात जब कहा जाता है, जो खबरें आई कि जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने कहा था कि भाई आप बच्चे हो, आप यकीन करते हो, लेकिन जो लंदन में बैठा है वो कभी भी एक सीट नहीं देगा। लिहाजा ये ट्रस्ट डेफिसिट तो उन दोनों के दरमियान भी है। अभी आप देख लें जिस तरह बार बार हम देख रहे हैं कि PMLN की क़यादत के कुछ लोग, शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब कहते रहे हैं कि जी हमें यकीन नहीं है कि अल्टीमेटली जो है ना वो पीपल्स पार्टी हमारा साथ रहेगी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जी पार्टी को हट जाना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो जो PDM की क़यादत में 2 बड़ी पार्टियों को उन्होंने ज़िच किया मेरे ख़्याल में, पीपल्स पार्टी अपना PMLN को और JUI फजल रहमान को, कि जो वो चाहते थे वो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। इसमें उन्होंने, अब जाहिर सी बात है, वक्त पे वो कहते हैं ना कि जो आपने फैसले किए, आपने अदारों की हमदर्दियाँ भी समेट ली, आपने हुकूमत भी बचा ली, गवर्नर राज जो कहा जाता था लगना ना वो खत्म हो गया, अगला इलेक्शन भी 2023 का बड़ी हद तक सिक्योर कर लिया, फिर आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शनों में उसके बेनिफिशरी भी होंगे। लिहाजा नटशल में ये कहना चाहिए कि ठीक है PMLN बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये जोर लगाया जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके जो मुखालफत का तरीका उठाया, अदारों को ललकारा। अब देखें उसका उनको नुकसान हुआ, पहले भी हुआ, बाद में भी होगा। और ख़ास तौर पे जब आपको मैसेजिंग और पोस्टरिंग आपकी इस तरह की होती है, जब आप ये कहना चाहते हैं कि जी आप हमारी बात माने वरना हम आपका फिर दोबारा से नाम लेंगे, मेरे ख्याल में वो ब्लफ कॉल कर दिया उन्होंने। आप 2-3 मरतबा भी कह चुके हैं, बेशुमार मरतबा भी कह चुके हैं, सियासी तौर पे PMLN का नुकसान हुआ। सारी गेम में फायदा जो है अदील बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब बड़ी तनकीद हो रही है गवर्नमेंट पर, ये जो 16 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, फिर इमरान खान साहब ने जब कॉन्फिडेंस का वोट दिया तो तब भी बड़ी तनकीद हुई। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड के हवाले से अगर बात करें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ फिर अगर 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगे, हुकूमत रहेगी नहीं। बिल्कुल। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हमारा डिक्शन होता है ना ईमानदारी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, ये भी नजरिया जरूरत के तहत होता है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब संजरानी साहब के मामले में PMLN के 8 लोग और पीपल्स पार्टी के 6 लोगों ने डिच किया था, उस वक्त PTI को भी चाहिए था, PMLN को और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था कि उन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन उस वक्त ना तो PTI ने डिमांड किया और ना ही दूसरी जमातों ने, और ये कहते हुए कि हमें पता है कि वो कौन लोग हैं। आज जब PTI यही शिकवा कर रही है यूसुफ रजा गिलानी के जीतते हुए, फिर उन्हीं लोगों से एक मास का वोट भी लेना
फिर उन्हीं लोगों को आप मीडिया के सामने बेनकाब नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपके वर्ड्स और डीड में फर्क है। और फिर उसके बाद इस बयान को भी तकवीत देती है जो मेरे जैसे लोग कहते रहे हैं कि जो ओपन बैलेट की डिमांड है इस वक्त पे, मतलब ये इसलिए है कि खान साहब आपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर उनकी ओपन बैलेट की डिमांड जायज थी तो फिर इस इलेक्शन के बाद वो यकीनी तौर पर उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते, उन लोगों को निकाल करते, उनको कुछ शुरू कर देते। बिल्कुल, कोई चीज सामने नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इसमें मुबशर साहब एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको याद है कि जब ये हफीज़ शेख साहब इलेक्शन आ रहे थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जी 3 ऑप्शन हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे या ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। एक बात उन्होंने कर दी। देखिए अब बात हाई मॉरल ग्राउंड की ख़त्म हो गई है, अब मफादात की सियासत है। अब तक हमने जो देखा ये पिछले चंद दिनों से जो सियासी तौर पर PDM ने गेन किया है उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है ये नफसियाती दबाव से या झुंझलाहट से तो बाहर आ गए हैं और जो झटका लगा था उनको जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरा ख्याल है अभी एक लंबी लड़ाई है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर तो तैयार ही हैं, लेकिन जो बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका है वो उनको करने चाहिए। क्विकली टाइम कम रह गया, अदील जरा इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी बात कर लेते हैं। जाहिर है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने स्पीच की बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया, क्विकली जरा कमेंट कीजिएगा, 30 सेकंड्स है हमारे पास। जी इमरान खान ने तो चार्जशीट जो है वो पेश कर दी और इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह ये अनप्रेसिडेंटेड था जिस तरह रिएक्ट किया। इलेक्शन कमीशन का आगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तो किरदार नहीं है, लेकिन उसके बाद जो 18 मार्च को होने वाले इलेक्शन है डस्का का दोबारा महाज जो है वो खुलने जा रहा है, तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी आगे एक बड़ा इम्तिहान है। 2 बड़ी सियासी जमातें आमने सामने हैं। अदील 20 हल्के मांगे थे, पूरा हल्का खोल दिया। जी बिल्कुल, ये हैरानकुन बात है कि वहां अच्छा अब ये इल्जाम भी ये लगाया जा रहा है कि देखें उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन की बात की, आपने पूरा हल्का खोल दिया और यहां पर हम इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम हमने एविडेंस भी कर दी और अभी तक उसका नोटिस ही नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं सबूत लेकर आए, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। मीटिंग कोई नहीं बुला रहा इलेक्शन कमीशन। और अब 11 तारीख को एहतशाम साहब ये मामला केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, लेकिन जो विजिलेंस कमेटी बनाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस विजिलेंस कमेटी ने इस मामले पे दीगर मामलात का नोटिस ले लिया है। इस मामले पर अभी तहकीकात नहीं की अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है इलेक्शन कमीशन पर गवर्नमेंट की जानिब से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तर्जियाकार मुबशिर बुखारी साहब, एहतशाम उल हक साहब, अदील वड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।